Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to read our sixth chapter first. That name is Our Constitution with the remaining topic Features of Indian Constitution. Let me start. यहाँ से बेटा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रीएमेबल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो शुरू होता है, प्रीएमेबल्स होता है बेटा प्रस्तावना. ठीक है. अब प्रीएमेबल मीन्स, और एक्चुअल इसका जो मतलब क्या होता है प्रस्तावना का, एन इंट्रोडक्शन ऑफ इन विच द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन. जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पर्पज होता है बेटा वो गिवन होता है, दिया जाता है. इट कंटेन्स द आइडियल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये कंटेन करता है बेटा जो आइडियल्स हैं या फिर जो सैद्धांतिक जो सिद्धांत हैं भारतीय संविधान के, उनको. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू अचीव दिस आइडियल्स. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहता है कि जो आइडियल्स है बेटा, जो आदर्श है, ये अचीव हो, आगे की तरफ बढ़े. अब देखो अ डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब कुछ फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनमें से अ डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एसेट्रा. इस चैप्टर से हम रीड करेंगे. फर्स्ट अ डिटेल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है. नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गॉन इनटू सच मिनट डिटेल्स एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओरिजिनली इट वाज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स. और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, जो संविधान है, उसको 22 भागों में डिवाइड किया गया है. 395 आर्टिकल्स हैं एंड 8 शेड्यूल्स हैं. लेटर बाद में उन 4 मोर शेड्यूल्स वर एडेड टू इट. और उसके बाद इसमें 4 और शेड्यूल्स थे वो ऐड किए गए. इट एलोबरेट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, बट आल्सो गिव्स डिटेल ऑन सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस एक्सेट्रा. और ये सिर्फ बेटा एलोबरेट नहीं करता सिर्फ गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को, सेंट्रल, स्टेट या फिर लोकल लेवल्स को ही, बल्कि इसमें जो नागरिक के जो अधिकार होते हैं उनको भी एलिबरेट्स करता है. उनके इलेक्शंस, जो इलेक्शन होते हैं उनको एलिबरेट्स करता है. डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशन, इन सभी को एल्बोरेट्स करता है. एल्बोरेट्स का मीनिंग होता है भाई, एल्बोरेट का मतलब होता है बेटा बढ़ाना उसको, ठीक है, विस्तृत करना, फैलाना. सेकंड है प्रोविजंस ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन के प्रावधान. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दैट इट इज़ चेंजेबल. ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो एक लिविंग दस्तावेज है जो जिसमें चेंजेस किया जा सकता है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोविंग एंड एवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स. और इनको बेटा ग्रोविंग किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं इसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल्स. इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ अ प्रोसीड्यूर हैज़ बीन लेड डाउन बाय विच चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट. सच चेंजेस आर कॉल्ड अमेंडमेंट्स. और कुछ जो चेंजेस होते हैं बेटा उनको अमेंडमेंट कहा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए जाते हैं. These amendments are made to remove the difficulties that arise from time to time. और जो अमेंडमेंट होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं उन डिफ़िकल्टीज़ को जो समय के अनुसार अराइज होती हैं. दैट मीन अमेंडमेंट, दैट मीन्स संशोधन. ठीक है बेटा, जो संशोधन है ये किए जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समय के अनुसार, कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उठ रही है, तो उनको सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. दैट मीन्स एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य. यहाँ पर मैंने लिखा भी है. इंडिया इज़ ए सोवरेन कंट्री. इंडिया जो है बेटा वो एक सोवरेन कंट्री है. दैट मीन्स एक संप्रभु देश है. दिस मीन्स दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर किसी भी बाहरी कंट्री या फिर बाहरी कोई भी पॉलिसीज़ है उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है.
इट कैन फ्रेम इट्स ओन पॉलिसीज़, ये अपनी जो पॉलिसीज़ है, अपनी जो नीतियाँ हैं वो खुद बनाती हैं। इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी अदर फॉरेन कंट्री, और इनको किसी भी अदर जो पॉलिसीज़ है किसी भी दूसरे विदेशी जो देश हैं उनसे विदेशों से डिटेक्ट नहीं किया जाता है। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेसी, पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट दिस गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल्स बाय द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब जो इंडिया है बेटा वो एक लोकतांत्रिक देश है, और इसमें जो भी गवर्नमेंट होती है किसी भी लेवल की, उसमें जो रिजल्ट होता है वो बेस होता है एडल्ट फ्रेंचाइजीज के एक्शन। इंडिया इज़ आल्सो ए रिपब्लिक, और इंडिया एक गणतंत्र देश भी है, गणराज्य भी है। दिस मीन्स दैट द हेड ऑफ द नेशन दैट इज़ द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब रिपब्लिक क्यों है, क्योंकि इसका जो हेड बेटा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा चूज़ किया जाता है, लोगों के द्वारा। अवर प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ हेरेडिटरी रूलर लाइक द ब्रिटिश मोनार्च। ओके, उसके बाद है सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री। हमारा जो देश है वो एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश है। वो कैसे, तो इसको रीड करने से हमें पता चलेगा। द प्रीएमेबल डिक्लेयर्स दैट इंडिया इज ए सोशलिस्ट एंड सेकुलर कंट्री। जो प्रीएमेबल से बेटा जो प्रस्तावना है वो डिक्लेयर करती है, घोषित करती है कि भारत जो है वो एक समाजवादी निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष देश है। डेमोक्रेसी विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड श्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी टू इट्स सिटीजन्स। और जो डेमोक्रेसी है बेटा, जो लोकतंत्र है, वो इक्वालिटी समानताओं को शो करती है नागरिकों के बीच, किसके द्वारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आल्सो प्रोविजंस टू प्रोमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन इंडिया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, हमारा जो संविधान है वो प्रोमोट करता है सामाजिक और जो आर्थिक समानताएं हैं वो देश में। It prevents social inequality or discrimination on the basis of caste, creed, color, sex or education. It also has provisions to bridge the gap of economic inequality between people. और ये क्या करता है बेटा, एक जो ब्रिज, एक पुल का काम करता है, जो है समानताएं हैं इकोनॉमिक्स सेक्टर में लोगों के बीच। इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, और जो भारत है बेटा वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे, दिस मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑफ द लैंड। द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोट एनी वन रिलीजियस एज अ स्टेट रिलीजन। अब कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को प्रोमोट करेगा, उसको बढ़ावा देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है इंडिया में। इन अदर हैंड द गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रेम सच पॉलिसीज दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। और दूसरी तरफ बेटा जो सरकार है, द गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रेम, वो फ्रेम नहीं करती हैं कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, डिस्क्रिमिनेट जो लोगों के और धार्मिक जो समुदाय हैं भारत में, उनके बीच अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। दैट मीन्स भेदभाव नहीं करती है उन पॉलिसीज़ में। उसके बाद है फेडरलिज्म यानी संघवाद। अवर कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अप अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है बेटा, वो सेटअप करता है एक संघवादी तंत्र को सरकार के। दिस इज़ अ सिस्टम इन विच, और ये कैसा सिस्टम है, इन विच देयर आर मोर देन वन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इंडिया हैज़ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। अब भारत में बेटा 2 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल लेवल है, दूसरा स्टेट लेवल है। इट हैज़ आल्सो ए गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इन, और साथ में लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है। इंडिया इज़ वेस्ट कंट्री, भारत काफ़ी बड़ा देश है, वेस्ट कंट्री दैट मीन्स काफ़ी बड़ा देश है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री फ्रॉम वन सेंटर, और काफ़ी मुश्किल होगा इसका अगर एक ही केंद्र हो, प्रशासनिक जो काम है वो एक ही सेंटर को मान के किया जाए कंट्री में, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। दैट इज़ वाई बिसाइड्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल्स। अवर कॉन्स्टिट्यूशन demarcates the powers of the central and the state governments into different list of subject। demarcates that means, इसका मतलब होता है बेटा उसको एक सीमा में बांधता है इन शक्तियों को, सेंटर और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की। These लिस्ट आर कॉल्ड द यूनियन लिस्ट, और इस लिस्ट को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद भाई
After that, these lists clearly mention the subject on which the central and the state government can pass laws. This is called division of the powers between the center and the state government. और इसी को कहा जाता है बेटा कि जो सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा. We have studied about them in detail in previous class. The Constitution also specifies where each tier of government can get the money from meet its responsibility. अब जो संविधान है बेटा उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि जो गवर्नमेंट है कभी अगर उसको गेट द मनी फ्रॉम द मीट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मनी यानी कि जो पैसा है वो गेट करती है, प्राप्त करती हैं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसके अकॉर्डिंग. Under federalism, like the center, the states also draw their authority from the constitution. Each level of government makes laws and policies for the people of the country. और फेडरलिज्म के अंदर बेटा लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो ड्रॉ करती हैं अपने अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. और हर जो लेवल की जो गवर्नमेंट है वो अपनी कानून बनाती हैं, अपनी नीतियां बनाती हैं किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में लोगों के लिए. उसके बाद है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय प्रणाली. द लेजिस्लेचर इन द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट और द संसद. अब जो लेजिस्लेचर है बेटा जो लोकसभा है उसको सेंटर में पार्लियामेंट या फिर संसद कहा जाता है. इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और भारत की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की है. दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि दैट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द कंट्री, कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होता है, सबसे बड़ा होता है और रिप्रेजेंट करता है लोगों को किसी भी देश के. Our constitution guarantees universal adult suffrage for all citizens. That is, the people of India have a direct role in electing their representative. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग है बेटा वो अपनी जो रोल है वो डायरेक्टली शो करते हैं इलेक्शंस में, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को वो इलेक्ट करते हैं. These representative are accountable to the people. और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा ये अकाउंटेबल होते हैं लोगों के लिए. उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो अधिकार हैं उनका सेपरेशन, उनका विभाजन. एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, 3 अंग हैं. द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु मेक द लॉ. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स दिस लॉज एंड इट is a smaller group of our elected representative. The judiciary refer to the system of courts that interprets the laws. The constitution not only defines the powers of each organ. अब जो संविधान है बेटा वो सिर्फ इनके जो अधिकार हैं उन्हीं को नहीं दिखाता. It demarcates the responsibility organs of the government that ensure the balance of power among all these 3 organs. और ये साथ में बेटा डीमार्केट्स, दैट मीन्स कि उनको सीमांकित भी करते हैं. जो इन तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो पावर्स हैं, उनके जो अधिकार हैं उन सबको बैलेंस करता है. आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया दैट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. हमारा जो संविधान है उसने बेटा जो भारतीय जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको कुछ अधिकार दिए हैं जिनको कहा जाता है फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार. These rights are essential not only to run a democratic government but also for an individual citizen to develop his or personality. अब ये जो ज़रूरी नहीं है, इसेंशियल मतलब कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सिर्फ भाई ये एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक जो सरकार उसको चलाने के लिए ही दिए गए हों, बल्कि ये किसी भी जो सिटीज़न है, कोई भी जो नागरिक है, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने के लिए भी दिए गया है. They are fundamental to every citizen life and therefore they are called fundamental rights. These rights protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of powers by the government. Our constitution has guaranteed 6 such rights that are as follow. अब देखो बेटा, अभी तक आपने जो पढ़ा ये थे हमारे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है कि कौन से 6 अधिकार हैं, ठीक है, कौन से 6 वो राइट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट्स ने
जो इंडियन जो नागरिक हैं, इंडियन जो सिटीजन्स हैं, उनको दिए हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वल प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी पीपल्स हैं इंडिया में, वो उन सभी को कानून, किसी देश के कानून के अनुसार समानता का अधिकार दिया गया है। दैट इज ऑल पर्सन्स, इसका मतलब यह क्या हुआ कि सभी पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। डिस्क्रिमिनेट मतलब उनमें भेदभाव नहीं कर सकती है बेटा, उनकी रंग के अनुसार, उनके सेक्स के अकॉर्डिंग, उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके धर्म के अकॉर्डिंग, उनके जन्म स्थान के अकॉर्डिंग। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस सच एज प्ले ग्राउंड। और जितने भी नागरिक हैं वो सभी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक शॉप्स, होटल, प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा। ऑल सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। सभी सिटीजन्स गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो, फ्रीडम बोलने का अधिकार और कौन कौन सी फ्रीडम्स दी गई हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू फ्रीडम टू एवरी सिटीजन। अंडर दिस राइट, और इस अधिकार के अंडर, अ सिटीजन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इस राइट के अकॉर्डिंग बेटा जो सिटीजन्स हैं उनको अधिकार दिया जाता है बोलने का और अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं उनको रखने का। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, द राइट टू मूव freely and resides in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation or business. उसके बाद है right against exploitation. Exploitation that means poverty makes people helpless. अब जो गरीबी है बेटा, जो निर्धनता है, वो लोगों को हेल्पलेस बना देती है। द रिच टेक एडवांटेजेस ऑफ पुअर हेल्पलेस, और जो अमीर हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। पुअर पीपल आर ऑफन कंपेल्ड टू वर्क विदाउट पेमेंट, दिस इज़ कॉल्ड फोर्स्ड लेबर। और बैगर, इसको कहा जाता है कि भाई उनके ऊपर कोई भी जो मजदूरी है उनको फोर्स किया गया है, या फिर उनको भिखारी कहा जाता है। सो द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स trafficking, forced labor and the working of children who are under 14 years of age. Exploitation का मीनिंग होता है, एक्सप्लेशन दैट मीन्स शोषण। प्रोहिबिट्स होता है बेटा प्रतिबंध, यानी कि उनको रोकना। जो ट्रैफिकिंग होती है, तस्करी होती है, फोर्स लेबर, मजदूरी के लिए उनको फोर्स किया जाता है। एंड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन हु आर अंडर 14 एज, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको काम करने से रोकती हैं। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज़ अ राइट टू वर्शिप, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट हिज अ रिलीजन इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की दृष्टि से ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड एवरी वन ऑफ अस शुड पे रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स। और हर धर्म के लोगों को, हर किसी को अपना धर्म जो है बेटा, अपना जो रिलीजन्स है उसको मानने का अधिकार है, और उनको जो दूसरे धर्म है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। Our constitution recognizes the right of each group of people to establish and maintain educational institution of its own in order to preserve and develop their language and culture. हमारे जो संविधान है बेटा उसने रिकग्नाइज किया है कुछ अधिकारों को कि हर जो ग्रुप है वो इस्टेब्लिश कर सकता है अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रिजर्व एंड डेवलप देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, और अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो संस्कृति है उसको डेवलप कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दिस गिव्स अथॉरिटी टू सिटीजन। रेमेडीज दैट मीन्स उपचार। दिस गिव्स अथॉरिटी, ये क्या अथॉरिटी प्रदान करता है टू द सिटीजन्स टू मूव द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अब हर सिटीजन के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए अगर उनके कोई भी जो मौलिक अधिकार हैं उनको वायलेट किया जा रहा है। ऑल दीज राइट्स आर बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक्स लॉ। And the last topic in this chapter, directive principles. Our constitution gives some directives
टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं बेटा निर्देशिक संविधान। Our constitution gives some directive to the government to improve the condition of the people. These principles help the government to make social and economic reforms in the country. They direct the government to work for reducing the poverty of the masses and to bring economic and social prosperity of the nations. और ये जो निर्देशिक सिद्धांत होते हैं बेटा ये क्या करते हैं कि जो कोई भी कंट्री है उसमें जो पॉवर्टी लाइन है उसकी जो लाइन की जो रेखा है उससे जो गरीबी है वो ऊपर की तरफ बढ़े, सोशल एंड जो इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक सुधार करें। ओके स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट, सो बी रीड दिस चैप्टर, बी केयरफुली, बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।